अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए, आपने सुना होगा अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। देखिए, अभी जितना अपने आप को तपाइएगा, आने वाले समय में जरूर खुशियों का दिन आएगा। अभी थोड़ा आपका मेहनत करने का समय है। अब मेहनत करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। कहा जाता है ना कि विद्यार्थी ना कुतो सुखम असुखार्थी ना कुतो विद्या, यानी विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। तो इसलिए आप अभी जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। और चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अगले सेशन का। आज हम लोग ये 10वीं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, ये जो आपका हम श्रृंखला चला रहे हैं मैथ त्रिभुज वाला। तो त्रिभुज में हम प्रश्नावली 6.1 प्रश्नावली 6.2 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें दो प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम आज देख चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 की ओर चल रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 6.3 की ओर जाने से पहले फिर हमारे सामने तीन प्रमेय आएगा। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5। ये दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से संबंधित ये तीनों प्रमेय हैं। तो इन तीनों प्रमेय उतना कोई खास नहीं है, लेकिन तीनों प्रमेय में यदि देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये प्रमेय 6.3 है। समय ज्यादा है नहीं, आज हम तीनों प्रमेय को तो नहीं, तीनों प्रमेय के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और कल से हम लोग प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे। लेकिन इन तीनों में ये जो प्रमेय 6.3 है सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि 5 नंबर में पूछने का चांस बनता है तो या तो थेल्स प्रमेय, नहीं तो थेल्स प्रमेय का विलोम। एक प्रमेय 6.6 और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6.9। तो 2 इधर और 3 उधर, 5 और एक ये। अगर उन पांचों को छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि कौन सबसे अगर इंपॉर्टेंट कहा जाए, तो मैं सबसे पहले थेल्स प्रमेय को लूंगा, फिर इसके बाद प्रमेय 6.6 को लूंगा, फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, यानी प्रमेय 6.8 और प्रमेय 6.9। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी 6.1, 6.2, 6.1, 6.2, इसके बाद 6.6, 6.8, 6.9। इसके बाद यदि हम कहीं चलते हैं तब हम प्राथमिकता देंगे 6.3 का, फिर 6.4 और 6.5। तो ज्यादा प्रमेय हम लोग ना देखेंगे। इसको आप लोग, ये दोनों को हम बता चुके हैं, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, फिर ये हम बताएंगे इसका प्रैक्टिस करना है, फिर इसका करना है। और आज जो प्रश्नावली 6.3 हम शुरू करेंगे, इन तीनों प्रमेयों को थोड़ा थोड़ा तो जानना ही पड़ेगा। यदि ना जानेंगे तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं इसका शर्त बताए थे, उससे चूक जाएंगे और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर और 2 नंबर से हम वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज हमको ना छूटे, इसलिए हम प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 मुख्य रूप से हम सिद्ध करेंगे प्रमेय 6.3 को, और इसके बाद 6.4 और 6.5 को हम केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर उससे अगर एक आध मिल जाए तो हमसे छूटे नहीं। तो चलिए, ये आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, यानी थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग बने रहेंगे वीडियो को। यदि आपको ये प्रमेय कंठ से होगा तो आप वीडियो को स्किप कर देंगे, यानी रोक देंगे, या जाकर अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये प्रमेय नहीं देखे हैं प्रश्नावली 6.3 में, यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि आप प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 ये तीनों देख लीजिए। तो आप जानते हैं कि प्रमेय एक पूछता है 5 नंबर में, तो ये कोई एक प्रमेय जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए, ये प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहता है प्रमेय 6.3? कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपाती होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं।
इतना नहीं, इतने से आप काम चल रही है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बताए थे थेल्स प्रमेय का विलोम जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे? क्योंकि संगत कोण बराबर होगा तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, असंगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ए समरूपता की कसौटी। ए समरूपता कसौटी दिखाई दे रहा है। ए समरूपता कसौटी। और 6.4 जो है एस समरूपता कसौटी। और ये 6.3 है, ये 6.4 है। दिखाई दे रहा है ना? ओ थोड़ा झिलमिला रहा है का? चलिए मैनेज कीजिएगा। तो ये 6.3 क्या है? ए समरूपता कसौटी। 6.4 क्या है? एस और 6.5 क्या है? एस समरूपता कसौटी की बात हो रही है, सर्वांश में नहीं, समरूपता की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज यहां पर नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी। एक दूसरा त्रिभुज हम बना लेते हैं। समरूपता की बात कर रहा है तो थोड़ा साइज में थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है ना? समझने में आसानी रहेगी। पी क्यू आर, ठीक है? या आप डी ई ए भी लिख सकते हैं, जरूरी ना है ए बी सी, तो यहां से लिख दीजिए डी ई एफ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रमेय में दिया गया है, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो आप उसको हम बताए थे साधारण प्रक्रिया या साधारण प्रक्रिया। साधारण प्रतिक्रिया आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है? देखिए, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर। ये दो त्रिभुज है, संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब समझ रहे हैं? संगत कोण का मतलब होता है इसमें का ये ए कोण जो होगा इसमें के डी कोण के बराबर, ये संगत कोण हुआ। इसमें का ये बी कोण इसमें के ई कोण के बराबर है, और इसमें का सी कोण इसमें के एफ कोण के बराबर है। ये संगत कोण हुआ। इसमें का इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां हम लिखेंगे क्या? चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ए बी सी तथा डी ई एफ में क्या? कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ है। हाँ? तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो सिद्ध करना है ए बी बाई डी ई। देखिए, इधर के भी लेंगे तो इसमें का डी, इसमें का बी सी लेंगे तो इसमें का ई एफ, इसमें का ए सी लेंगे तो उसमें का डी एफ। तो सिद्ध करना है कि इतना होगा, क्योंकि इतना अगर एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी हई अनुपात दिखा देंगे का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ।
देखिए, तो कोई भी प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हम क्या करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। तो हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं, देखिए यहीं से आपका कहानी शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। रचना में क्या करते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में, हाँ, त्रिभुज डी ई एफ में डीई पर एक बिंदु हम लेते हैं पी, और डी ए पर एक बिंदु हम लेते हैं क्यू, और इसको मिला देते हैं। यह ऐसा है, ध्यान से इसको तिरछा नहीं, समांतर एकदम थोड़ा सा खींचेंगे हम लोग। ये यहां पर आ रहा है, इसको क्यू मान लेंगे। तो त्रिभुज डीई एफ में ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा है। ध्यान देना है, डीई एफ में बात कर रहे हैं हम। डीई एफ में ए बी के बराबर डी पी, इस पर भी ध्यान देना है। ए बी के बराबर, यानी ए बी के बराबर ये डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू काटा, ठीक है। तो ए बी के बराबर डी पी काटा और ए सी बराबर डी क्यू काटा, साथ ही साथ पी और क्यू को मिलाया तथा पी और क्यू को मिलाया। इतना हम रचना में काम कर दिए, ठीक है। अभी पहली बार यदि देख रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना, एक दो बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो सब संभव है। तब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं। प्रमाण उत्पत्ति, यानी प्रमाण में हमको क्या मिला, देखिए प्रमाण में हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम चलेंगे। तो क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर आपका डीपी है, ए बी बराबर आपका डीपी है। किस चीज से हुआ है, रचना से हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें का कोण ए और इसमें का कोण डी, कोण ए बराबर है कोण डी, दिया गया है, दिया गया है, ये डी है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे तथा, और क्या है, तथा ए सी बराबर आपका है डी क्यू, ये भी आपका रचना से है। तो देखिए, दो को भुजा बराबर है, एगो कोण बराबर है, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। एस ए एस यानी साइड एंगल साइड ना, लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू लिख देंगे। एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता प्रमेय से। ये 9 में आप लोग पढ़े होंगे सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है। एस ए एस यानी साइड, यानी आप लिख सकते थे भुजा कोण भुजा नियम से। क्या हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब कि चारों तरफ से बराबर, कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, ये ना होता है सर्वांगसम में। सर्वांग समता की बात हो रही है। अगर इस प्रमेय 6.5 की चलेंगे तो वो एस ए एस होगा, लेकिन इस समरूपता का कसौटी है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ए ए ए समरूपता कसौटी है। 6.4 हम लोग पढ़ेंगे तो एस 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 समरूपता कसौटी है। 6.5 हम लोग पढ़ेंगे तो एस ए एस समरूपता कसौटी है। लेकिन ये एस ए एस सर्वांग समता विपरीत, यानी 9th में आप लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता पर। तो चलिए, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीपीक्यू के। तो सर्वांगसम का मतलब देखिए, सर्वांगसम का मतलब जब भाई इसके बराबर है इसके बराबर सर्वांगसम हो गया, तो बीसी जो होगा पी क्यू के बराबर होगा, और ये बी कोण जो होगा ये पी कोण के भी बराबर होगा, सी कोण जो है क्यू कोण के बराबर होगा। क्लियर है, ये सर्वांग समता का मतलब। तो सर्वांग समता प्रमेय से, यानी तो यहीं पर लिख सकते थे
यहाँ कोष्ठ में ना लिखना बने तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एस ए एस सर्वाग समता प्रमेय से, ठीक है, सर्वाग समता नियम से भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया सर्वांग समता नियम से, ये त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम हो तो लिख देंगे, इसलिए भाई कोण ए बराबर कोण डी तो दिया ही है, कोण ए बराबर कोण डी तो दिया ही है, ये कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, तथा कोण सी बराबर आपका हो जाएगा कोण क्यू, तथा और क्या BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ये सब बराबर, इसमें का हर चीज तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा, सर्वांशम हो गया ये दोनों त्रिभुज। तो एक चीज यहाँ आप लोग थोड़ा केयर करेंगे, क्या केयर करेंगे, ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि देखिए B बराबर आपका P, तो B बराबर आपका P है, देखिए यहाँ B बराबर पहले से क्या दिया है, E दिया है, तो B बराबर P और B बराबर यहाँ E देगा, मतलब P बराबर ही होगा। कहने का मतलब कि B बराबर P और यहाँ B बराबर क्या है, E है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण E, ज्यादा का नीचे फिर बढ़ा जाएगा 2 लाइन, इसी में हो जाएगा। कोण C बराबर Q, तो C बराबर Q और C बराबर F दिया है, यहाँ देखिए C बराबर F, तो यहाँ लिख सकते हैं F, ठीक है। तो अब बताइए, तो तीनों कोण बराबर हो गया ना, बी पी ए, तो बी भी बराबर पी के, पी बराबर ई के, तो कहने का मतलब कि हई हो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी हई हई सेम है, कहने का मतलब दो गो से ये समझना है, लड़का से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये संगत कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, संगत कोण, ये घड़ी और का कोण ऊपर नीचे है तो संगत कोण, ठीक। उसी तरह सी बराबर क्यू और क्यू बराबर एफ, ये कोण भी ये तीन वो से दर्शा देते हैं। तो देखिए ये तीनों, तब हम क्या लिख सकते हैं, जब हई इसके बराबर हो गया, हई इसके बराबर हो गया, मतलब कि है पी क्यू समांतर हो जाएगा, और किसके, पी क्यू समांतर हो जाएगा एफ के, तो लिख देंगे इसलिए पी क्यू समांतर हो गया एफ के। अब हम उसमें प्रवेश कर गए, तब पी क्यू समांतर हो गया एफ के, पी क्यू समांतर एफ, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर है, क्योंकि संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत हिंट ले लेंगे यहाँ, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जब दो कोई समांतर रेखा हो एल और एम और एन कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो देखिए क्या क्या बराबर होता है, 1 2 3 4, इसको 5 6 7 8 यदि आप मानते हैं, ध्यान देना, तो ये देखिए ये 2 बराबर 6, ये 2 6, कोण 6 बराबर, कोण 2 बराबर कोण 6 संगत कोण कहलाएगा, 2 6 संगत कोण कहलाएगा, 3 4 संगत कोण कहलाएगा, 1 मिनट, 3 4 नहीं 3 7, 3 7 ये भी आपका संगत कोण है, ठीक है। उसी तरह इधर 1 5 संगत कोण, 4 8 ये संगत कोण बराबर होता है जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो ठीक है। तो दोनों समांतर रेखा ना है हुआ, तो तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये संगत कोण से बराबर। फिर इसमें एकांतर कोण भी बराबर होता है, ये कोण 2 बराबर 5 के, ये 2 बराबर 5, 3 बराबर 8, समझ रहे हैं ना, ये 2 बराबर 8, बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, संगत कोण, इसको चलेंगे 3 6, तो ये अंतः कोण में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान देना, ये 2 4 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण यानी समूह कोण होता है, 2 4 1 3, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझेंगे, तो ये संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, तो यानी रेखा क्या होती है, समांतर होती है, तो जब इसका ये संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो इसीलिए लिखे, इसलिए पी क्यू समांतर है। अब आप बस डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, सब आपके सामने है, ये इसके बराबर हुआ ना, और ये इसके बराबर, इसका बराबर ही पहले से दिया है, जहां आपका दिया है यहाँ से, ठीक है। समीकरण बनाते तो 6 7 को समीकरण बन जाता, तो ज्यादा समीकरण क्या बनेगा, इस तरह समझिए। तो इस तरह से ई बराबर हो गया, तो यानी संगत कोण है, तो संगत कोण है, तो ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा, तो ये आपका हो गया समांतर।
तो जब ये समांतर हो गया तो अब थोड़ा चलिए तो किस में, अब चलिए त्रिभुज DEF में अब लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज DEF में, तो DEF में आप क्या देख रहे हैं, DEF में PQ समांतर EF है, PQ समांतर EF है ना यहाँ, इसलिए तो पढ़े है ना थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय, जब किसी त्रिभुज में भुजा समांतर होती है, किसी त्रिभुज में किसी रेखा के समांतर कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना, कहता है प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं DP इस किसमें चल रहे हैं हम, DPQ और DEF में, इसमें भी हम लोग लेकर चल सकते हैं, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भुजा एक ही अनुपात में। एक ही अनुपात में हम कैसे लिख रहे हैं, भुजा अनुपात लिखने का कोई रूल है, ठीक है, बहुत सारा नियम है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं दो गो त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज DPQ और एक लेकर चल रहे हैं DEF, ठीक है, इन दोनों को लेकर हम चल रहे हैं। तो या लिखिए लेते हैं ना, चूंकि त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में, तो DEF में तो है तो दोनों समांतर है, पता चलेगा PQ समांतर EF है। तो इसमें जब हम चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, DP, ठीक है, तो DP ज्यादा क्या करना है जी, छोड़िए फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बस इतना से ही काम चलाइए, चूंकि त्रिभुज वही लिखिए DEF में, थोड़ा देख रहे हैं शॉर्टकट में हो जाए, थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो। DEF में, तो DEF में क्या देख रहे हैं, PQ समांतर है EF, तो लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, DP बटा में PQ, DP बटा में PE है ना, हो DP बटा में PE बराबर DQ बटा में QF, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं तो हम क्या लिख सकते थे, DP बटा में DE, DQ बटा में DF, समान अनुपात जैसे इधर लिखेंगे वैसे इधर लिखेंगे, समांतर है तो एगो अनुपात में होगा, तो एक ही अनुपात का कोई नियम है, तो असली तो यही होता है। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो फिर ये दोनों तरफ हमको ए को जोड़ना पड़ेगा, ये DP के जगह पर तो हम क्या कर लेंगे, ए भी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रूल असली यही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि ये एक ही अनुपात में हुआ, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, DP बटा में DE बराबर DQ बटा में DF, ये भी लिखा जा सकता था, क्योंकि जैसे हम इधर लिखे हैं वैसे इधर लिखे हैं। अब इसमें हम इस हिसाब से चलेंगे तो कम ही जगह में हो जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके हिसाब से भी हमको ये लाना है, ये आएगा, लेकिन इसके हिसाब से चलेंगे तो इसको फिर हमको उल्टा करना पड़ेगा, फिर इसमें हमें दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना चलिए, इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, दोनों अनुपात ठीक है। तो हम क्या किए, जब समांतर है तो भुजा एक ही अनुपात में, तो भुजा एक ही अनुपात में तो कोई वो अनुपात का रूल होता है। जैसे देखिए, जैसे इधर चलेंगे तो हम पहले लिख दिए DP तब लिख दिए हम DE, तो DP बटा DE, तो जैसे इधर लिखे हैं वैसे उधर लिखेंगे, DQ बटा में DF। ये किससे हो गया, थेल्स प्रमेय से। अभी बस थेल्स प्रमेय तो हम लिखे हैं DP बटा में PE, DQ बटा में QC, तो वही चीज है। इधर अगर जैसे लिखेंगे उधर अभी जो लिखे थे ना, तो उसके हिसाब से भी हम बता देते हैं। यहां से लेकर चलिए, फिर या करके क्या लिख सकते हैं, DP किसके बराबर है, देखिए
यहाँ डीपी एबी के बराबर है। डीपी कौन सी के बराबर है? एबी के बराबर है। या करके हम इसे लिख सकते हैं एबी बटा में डीई। क्या लिख सकते हैं? एबी बटा में डीई बराबर डी क्यू किसके बराबर है? तो डी क्यू जो है एसी के बराबर है। तो इस डी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एसी बटा में डीएफ। रचना से ना हुआ, या यहाँ लिख सकते हैं चूंकि क्या लिख सकते हैं? चूंकि ए बी बराबर डीपी है और ए सी बराबर आपका डी क्यू है। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। और देखिए ए बी बराबर डी आ गया, ए सी बराबर डी एफ। तो बताए तो आ गया कि ना? दो ए बी बराबर डी या बराबर ए सी बटा में डी एफ, ये दो आ गया कि ना? हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या ए बी बटा में डी बराबर, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, हाँ हो जाएगा। देखिए ए बी बटा में डी बराबर वो उतार देना है बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ। ठीक है ना? सिद्ध कर सकते हैं इतना बराबर इतना। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है? एक ये है, ये जल्दी से उतार लेंगे आप लोग। देखिए अगर आप चलेंगे सीधी थ्रेस पर में से तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखिए ये मिटा देते हैं, वो भी समझ लीजिए। बहुत जगह है आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर भी उधर, तो ऐसा ना मिलेगा तो बोलेंगे सर गलत बताते हैं। गलत नहीं है, ये भी आपका 100% सही है। इसको और बढ़ाइएगा तो देखिए क्या होगा। इसको हम क्या करते हैं? इतना आपका सही है, ठीक है? देखिए उस तरह से हम लोग थोड़ा चलते हैं। देखिए अगर यहाँ हम लिखते इस तरह से, समांतर अगर दिखाए तो इस तरह से लिखे डीपी काला से लिखते हैं डीपी बटा में पीई बराबर डी क्यू बटा में क्यू सी। ये आपका है ना थेल्स पर में, ये तो आप लोग इसी तरह से निश्चित कराए हैं। देखिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे? या करके वही चीज डीपी के जगह पर क्या करेंगे? डीपी एबी के बराबर है तो यहाँ एबी लिखेंगे एबी बटा में पीई बराबर डी क्यू कौन सी के बराबर है? एसी के, तो यहाँ एसी लिखेंगे बटा में क्यू सी। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर है डीपी के और डी क्यू बराबर है एसी के। ठीक है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे ना, इसको उलाटेंगे। इसको क्या कर देंगे? इसको उलाट देंगे। इसको हम क्या करेंगे? उलाट देंगे। तो उलाटिएगा तो क्या होगा? ऐसे लिखना पड़ेगा इनका व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम कीजिए। तो व्युत्क्रम का मतलब नीचे वाला ऊपर पीई बटा में ए बी ये क्यू सी बटा में ए सी। तो देखिए अब बढ़ गया बात, इधर से प्रमाण कैसे मिटाते हैं? ये रचना भी मिटा देते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं? ये पी बटा में और का इसका व्युत्क्रम किया ना, दिखाई दे रहा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका व्युत्क्रम किया है ए बी को नीचे, पी को ऊपर और क्यू सी को ऊपर, ए सी को नीचे। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ए को जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ ए को जोड़ने पर। तो दोनों तरफ ए को जोड़िए तो पीई बटा में ए बी प्लस 1 बराबर क्यू सी बटा में ए सी प्लस 1। तो जोड़िएगा तो क्या होगा? पीई होगा ना, पीई। एक मिनट, अभी मत जोड़िएगा, अभी हाई मत लिखिएगा। हाई वाला पर्सन जो है ना, एक मिनट, इसको अभी जस का तस रखिएगा। एक मिनट, ये जस का तस यहाँ रखिएगा। जब एक जोड़ने वाला काम होगा व्युत्क्रम वाला, तभी जस का तस रखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ क्या करना है? ये डीपी बटा पी था ना, तो डीपी बटा पी ही रहने दीजिए। ठीक है? व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या होगा? डीपी बटा में पीई
बटा में डीपी, ठीक है ना, डीपी बटा में पीई, हाँ ठीक है, पीई बराबर क्यू सी बटा में डी क्यू, दोनों तरफ एक जोड़िए, ये जो जुट जाएगा का एक लाइन देख लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा भाग लगेगा, जिससे पहले वाला जो किए हैं उसी को आप लोग उतारिएगा, दोनों तरफ एक जोड़िएगा तो क्या होगा, पीई बटा में डीपी, पीई बटा में डीपी प्लस 1 बराबर क्यू सी बटा में डी क्यू प्लस 1। तो एलसीएम लीजिएगा तो डीपी होगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, डीपी होगा, ये आपका पीई प्लस क्या हो जाएगा डीपी बराबर, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो डी क्यू होगा, और जोड़िएगा तो क्यू सी प्लस डी क्यू, तो पीई या डीपी जोड़िएगा तो क्या होगा, पीई या डीपी जोड़िएगा तो डी होगा, डी होगा डी बटा में डीपी बराबर बीसी या डी क्यू जोड़िएगा तो क्या होगा, क्यू सी है ना, क्यू सी, क्यू सी कहां से आ गया हो, ये डी क्यू, क्यू एफ ना है, क्यू एफ है, ये क्यू एफ है, ये क्यू सी, डी क्यू सी नहीं है, क्यू एफ है, क्यू सी नहीं क्यू एफ है, ठीक है ना, तो क्यू सी डी क्यू एफ डी क्यू जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी एफ होगा, अब बटा में डी क्यू, ये लिखा गया था, ये सी लिखा गया था, एफ है, ठीक है, चलिए, तो अब इतना हो गया, या अब हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ हम व्युत्क्रम किए थे ना, तो फिर इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा इसके जैसा हो करने के लिए, ताकि बात बराबर हो जाए, इसका फिर व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या होगा, डीपी बटा में डीई बराबर डी क्यू बटा में डीएफ। अब देखिए, अब यहां बदल दीजिए, डीपी किसके बराबर है, डीपी ए बी के बराबर है, या लिख सकते हैं ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, ए सी बटा में डीएफ, आगे के ना, अब वहां डायरेक्ट ही ना लिख दिए थे, इसीलिए हम इतना मेहनत करने से उसमें बच गए। हम लिख सकते हैं इधर जिस हिसाब से लिखेंगे उधर उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, तो ए बी बटा में डीई बराबर ए सी बटा में डीएफ लिख देंगे, क्योंकि डीपी बराबर है ए बी के और डी क्यू बराबर है ए सी के, तो लिख सकते हैं यहाँ इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ना, आगे ना ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई और ए सी बटा में डीएफ, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि, ये वाला उतार देना है, ए बी बटा में डीई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ, अतः तो जब हो जाएगा ये अनुपात हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ प्रूफ हो गया, ठीक है, ये था आपका प्रमेय 6.3। अब इतना समझ देंगे ना, तब हमारा प्रमेय 6.4 खत्म होगा, प्रमेय 6.5 तो हमारे दृष्टि से ज्यादा समय है नहीं कि एक प्रमेय फिर कल सिद्ध कराए, एक प्रमेय फिर अगले दिन सिद्ध कराए, तब तक पता चलेगा कि 14-15 तारीख आ जाएगा, इसलिए अब हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। और तो ये प्रमेय 6.3 है, अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, ठीक है। अब हम एक उल्टा है प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के
एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। एक और उल्टा कर दिया है, एम अगर है संगत कोण बराबर है तो भुजा एक ही अनुपात में होती है। ऐसे देखिए हम लोग 6.4 में करा है कि भुजा दो त्रिभुजों में उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी हय दिया है, हय सिद्ध करना है तो पर में 6.3 है तो कोण 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 समरूपता हुआ ये। 6.4 में हय दिया है, हय सिद्ध करना है। ये यदि पर में 6.4 रहता तो हम क्या करते, 6.4 रहता तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हिंट देंगे, अब हम सिद्ध नहीं कराएंगे क्योंकि अब हमारा उनको नहीं लग रहा है 6.4 और 6.5 अभी तक कभी नहीं पूछा है, जब भी पूछा है ये 4-5 को में से जो पूछा है ये समरूपता कसौटी हुआ। अब देखिए 6.4 क्या कहता है, प्रमेय 6.4 समझिएंगे कि दो त्रिभुजों में, ये दो त्रिभुज मान लीजिए कुछ किया गया नहीं, एकदम सिंपल बनाया गया है। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के एक ही अनुपात में हो तो या उसमें यहाँ लिखना पड़ता कि ये त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, लिखते दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। हई वाला तो प्रश्न करना है रचना में, इसी तरह से होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा। देखिए दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में क्या कि AB बटा में डी, हई हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो बाद में करना है ना। AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF। तो सिद्ध करना है कि क्या कोण A बराबर कोण D होगा, कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E होगा और कोण C बराबर कोण F होगा। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ई काम करना है, एक उल्टा है कि नहीं है। तो प्रमाण में रचना में फिर ये कमाओ करते, जो इसने किए हैं वही किए करेंगे। इसमें करने के बाद भुजा हमको भुजा एक ही अनुपात में दिया है तो भुजा एक ही अनुपात में दिया है तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रमेय 6.4, इसको हम क्या बोलते हैं, एस समरूपता कसौटी, एस समरूपता कसौटी। यदि पूछ दे आपसे 2 नंबर में कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो सबसे पहला हमारा कंडीशन हुआ कि जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों के भुजाएं जब एक ही अनुपात में हो तब, यानी उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो तब। और एक क्या बताए, जब उनके संगत कोण बराबर हो तब। क्लियर है। ये हमारा था प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 क्या कहता था, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये हमारा प्रमेय 6.4 क्या कहता था कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के एक ही अनुपात में तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ समरूपता कसौटी। एक और इसमें आता है प्रमेय 6.5। प्रमेय 6.5 क्या है, इसको भी आप समझ लेंगे। प्रमेय 6.5 आपका कहता है, प्रमेय 6.5 आपका ये कहता है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नहीं समझ में आया, ये दो त्रिभुज दिया, हम 6.5 को समझ रहे हैं। ये दो त्रिभुज ABC और DEF है तो एक त्रिभुज का एक कोण, इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तो कोण A बराबर कोण D है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो
त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर है कौन सी के, कोण ए बराबर है कोण डी के। तो कोण ए बराबर हो गया है आपका कोण डी के, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा है। तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन है, इस ए कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, ए बी और ए सी। यानी ए बी इसका इसमें का ही इसको अंतर्गत करने वाली डी है, तो ये डी ई अब बराबर इसका अंतर्गत इधर ए सी है, तो इसमें क्या होगा डी एफ होगा। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कौन कहलाएगा, एस ए एस समरूपता कसौटी। इस समरूपता कसौटी है एस ए एस। हाई जो 6.3 में किए तो ए से एस सर्वांग समता पर में था, सर्वांग समता का नियम था। तो ये एस ए एस समरूपता कसौटी है, इसको बोलते हैं आपका प्रमेय 6.5। तो ये था आपका प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5, जिसमें हम लोग संक्षिप्त रूप देखे प्रमेय 6.4 और 6.5 का, और विधिवत रूप से कैसे सिद्ध करेंगे हमने देखा प्रमेय 6.3। अब आप अच्छे से आज इसका प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे संबंधित 5 या 6 प्रश्नों को देखेंगे। और ये अंत में कमेंट में आप जरूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।